बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, तारीख इस्लाम की इस 33वीं किस्त में हम पेश कर रहे हैं सुल्तानत उस्मानिया का आगाज, और इसको हम बयान करेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुल्तानत उस्मानिया के सोते तुर्क असीबत और गजा के इस्लामी जज्बा में पाए जाते थे। गजा का मतलब है अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करना। इब्ने खल्दून ने असबिया लफ्ज को कबाइल के इत्तेहाद के लिए एक जरूरी अंसर करार दिया है, जो कबीलों को एक दूसरे से जोड़ता है। सहराई बशिंदे और सर्द सहराई मैदानों के खाना बदोशों में ये जज्बा बदरजा अतम पाया जाता है। तर्क वस्त एशिया के मरतकाई इलाके सिंगियांग, मंगोलिया और कजाकिस्तान के सरहदी इलाकों के बशिंदे थे। इनमें असीबिया की यह खूबी कूट कूट कर भरी हुई थी। अपने मंगोल भाइयों की तरह तुर्क भी घुड़सवार और खानाबदोश थे, जो चरागाहों में घूमते रहते और सिर्फ कुछ देर सस्ताने और तवानाई हासिल करने के लिए खैमाजन होते थे। वो अपने आका के साथ वफादारी, बेहतरीन घुड़सवारी और आला तरीन जंगजू सालियत के मशहूर थे। 18वीं सदी ईस्वी में जब इस्लाम दरिया अम्मू के किनारे से आगे बढ़ा तो तुर्क भी इसके अकाई फलसफा से आशना हुए और इस नए मजहब से हम आगोश हुए। कई तुर्क अब्बासी खिलाफत के फौजों में मुलाजमत करने लगे। अपने बेहतरीन कायदाना सलीत की वजह से कई एक तरक्की करते करते फौज के आला तरीन ओहदों पर पहुंचे और 9वीं सदी ईस्वी के वसत तक बगदाद में बादशाह घर भी बन चुके थे। इस सदी के आखिर तक उन्होंने बगदाद में अब्बासी खिलाफत की जगह सलातीन को इक़्तिदार अल्लाह का मरकज बना दिया। 11वीं सदी में सल्जूकियों का अरूज तुर्कों के इक़्तिदार का इंतहाई नुक्ता था बना। सन 1071 में बाज़ंतीनियों पर सल्जूकियों की फतह दुनिया की तारीख का अहम मोड़ था, जिसने अंतोलिया पर तुर्कों के हमलों के लिए राहें अफवार कर दी। हलाकू खान के नमोदार होने पर सन 1258 में अब्बासिया दौर के खात्मा तक बाज़ंतीनी कब्जों वाले अंतोलिया के इलाकों पर तुर्कों का दबाव बराबर बरकरार रहा। मंगोलों की योरिश के दौरान इस पर रोक लग गया। हलाकू खान ने अनातोलिया में दरिया दजला और फरात के बलाई इलाकों को फतह कर लिया और तुर्कों को आगे मगरब की जानिब पसपा होने पर मजबूर कर दिया। अनातोलिया का अक्सर इलाकों ने मंगोलों की बालादस्ती को तस्लीम कर लिया। मंगोल उमरा ने मकामी सूबों पर हुकूमत के लिए अपनी जानिब से सूबादार मुकर्रर कर दिया। तुर्क एक ऐसी कौम थी जो मंगोलों की बालादस्ती को अरसा तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ऐन जलवत की जंग सन 1261 के बाद मंगोल इक़्तिदार ज़वाल पजीर हो गया। दूसरी जानब तुर्क इक़्तिदार के मंजिल की जानब बढ़ने लगे। 11वीं सदी में ही तुर्क मौसर दस्तों की शक्ल में मुनज़्ज़म होने लगे, जिसकी क़यादत इनके अमीर के हाथ थी। इस दस्तों की बुनियादी मकसद बाज़ंतीनियों पर हमले करना था। इस तंजीम से इस्लामी रूह गजा की शक्ल में कारगर होने लगी। इस्लामी कबूल करने पर पहले तुर्क आवारा गर्दी करते हुए खाना बदोशों का ग्रोह था। वो पुराने दौर के अहले खाना बंदोशों की मिसल थे, जो सकूनत पजीर और तहजीब याफ्ता ममालिक की सरहदों पर छापा मारा करते थे। लेकिन इस्लाम की आगोश में आने के बाद वो न सिर्फ फातह बन गए, बल्कि वो आलमी हुकूमत और आलमी तहजीब और तमद्दन के जन्मदाता बन गए। कबीला परस्ती और नस्ल परस्ती की तंग ज़ेन अजीबत की जगह इस्लाम के वसी और नजर आलमी बसारत ने ले ली। वो जो गजवा में हिस्सा लेने वाले गाजी कहलाए, आज भी दुनिया भर की वो सारी जबानें जिन्हें इस मुसलमान बोलते हैं, सबसे ज्यादा गाजी का एक ही मखसूस मतलब, गाजी का मतलब है बहादुर, ताकतवर, आजिज़ी पसंदी, जाती मफाद से बालातार, मुखैर अदारे का पक्का आला मकासद के लिए उड़ जाने वाला मुजाहिद है। इस दौर में गाजियों के अलग अलग ग्रोह हुआ करते थे। कोई भी एक ग्रोह से दूसरे ग्रोह को आजादी के साथ आ जा सकता था। यही वो गाजी हैं जिन्होंने मशरिक़ वस्ता में तुर्कों को कवियत अता की और इन्हें यूरोप के क्लब तक पवस्त कर दिया। मगरबी हमलों के दौरान इन्हीं गाजियों में से उस्मान गाजी बे बनकर उभरे। बे तुर्की जबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब है मुख्तदर कायद। उस्मान के घराने को उस्मान अली कहा जाता है और जिस हुकूमत की बुनियाद इसने डाली इसे सुल्तानत उस्मानिया कहा जाता है। कहा जाता है कि एक दरवेश शेख एदबाली
نے عثمان علی کو غازی بنایا۔ سن 1301 تک اس کی حکومت کی حدود ایک اشک شہر سے برسا تک پھیل گئی، اور اب وہ بازنطینی حکومت کے پرانے صدر مقام ازن کی جانب بڑھا۔ بازنطینی شہنشاہ نے اس خبر کی سنتے ہی سازالوم کے زیر تمام ایک فوج بھیجی تاکہ ازنک پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کر سکے۔ ترکوں نے اس فوج کو کیلوکا کے جنگ میں سن 1301 میں شکست دی۔ یہ فیصلہ کن فتح عثمانیہ سلطنت کا ایک اہم ترین موڑ تھا۔ عثمان کی شہرت عالم اسلام میں چاروں طرف پھیل گئی اور غزوہ جنگ کے لیے بے شمار رضاکار جوک در جو ان کی طرف جانے لگے۔ ترکوں نے اس فتح کے بعد ایک اور قدم آگے بڑھ کر ازنک اور برسا شہروں کے اطراف کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور دونوں شہروں کو دوسری طرف سے کاٹ دیا۔ عثمان کے بیٹے اور خان نے سن 1326 میں برسا پر قبضہ کر لیا۔ 1331 میں ازنک پر بھی ترکوں نے فتح کا جھنڈا لہرا دیا۔ اور خان نے مالی شہنشاہ مانسا موسا اور ہندوستان کے محمد بن تغلق کا ہم اثر تھا۔ سن 1333 میں ابن بطوطہ نے برسا کا سفر کیا۔ اس نے لکھا ہے کہ ایک بہت خوبصورت شہر، خوبصورت مساجد، بازار، مدارس سے بھرا ہوا ہے۔ عثمانیہ ترکوں کے غازیانہ جوش اور ولولہ نے ابن بطوطہ کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ بازنطینیوں کے خلاف کئی حملوں میں اور خان کے ساتھ رہا۔ اس زمانے میں اناطولیہ کے حالات عالم اسلام کے اس پار اسپین کے حالات سے بالکل برعکس تھے۔ مشرقی بحیرہ روم میں غازیوں کے فاتحانہ کوچ نے انہیں بازنطینی دہلیز تک پہنچا دیا، لیکن سن 1333 میں شمالی افریقہ کے مسلمانوں کی اسپین کو فتح کرنے کی آخری کوشش مکمل ناکام ہو گئی۔ اب اور خان کی مغرب کی جانب پیش قدمی جاری رہی۔ سن 1345 میں کراچی کے صوبہ پر قابضہ ہو گیا۔ اب بر اعظم یورپ اس کے سامنے تھا۔ سن 1346 میں اس نے یونانی شہزادی تھیوڈا سے شادی کی۔ یہ اس دور کی رسم تھی جب کبھی ترکوں کے حملوں کے آثار ہوتے تو ان کے حملوں سے باز رکھنے کے لیے بازنطینی اپنی بیٹیوں کی شادیاں ان کے امیروں سے کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ غرض مند شادیاں ترکوں کو روک نہ تھی۔ مغرب کی طرف پیش قدمی کی ذمہ داری اور خان کے بڑے بیٹے سلمان کے ذمہ عائد کی گئی۔ سن 1354 میں سلمان نے گلی پولیس کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ اسی سال انقرہ پر بھی فتح حاصل ہو گئی۔ سن 1356 میں جب ایک حادثہ میں سلیمان کی موت ہو گئی تو قیادت اس کے بھائی مراد کو ملی۔ مراد نے آگے بڑھ کر طوفانی حملہ کیا اور سن 1357 میں ایڈرین کے فتح کر لیا۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی پوپ اربن پنجم نے سن 1366 میں صلیبی جنگ کا اعلان کیا، لیکن اس اعلان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ ترکوں کو پیش قدمی جاری رہی۔ سن 1385 میں صوفیہ پر قبضہ کر لیا گیا تو 1386 میں نیش اور 1387 میں سونورکیا پر یونان کی شہزادی اور بازنطینی شہنشاہ کے ترکوں کے خلاف معاذرے کا حضور جانا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ترکوں کو اپنا حلیف بنانے کی پیشکش کی۔ سن 1365 سے سن 1366 کے دوران بلغاریہ کے بادشاہ شش مین نے لاطینی صلیبیوں اور ہنگری والوں کے مشترکہ حملے کے خلاف ترکوں کی مدد مانگی۔ سن 1373 میں بازنطینی شہنشاہ جان پنجم نے سلطان مراد کی سرپرستی قبول کر لی اور اس کی ایک متحد کی حیثیت سے بلغان کی جنگوں میں حصہ لیا۔ جان کا بیٹا انڈر بونٹس چہارم ترکوں کا فرما روا بن کر قسطنطنیہ کا بادشاہ بنا رہا۔ مشرق میں عثمانیوں نے دوسری چھوٹی چھوٹی ریاستیں کے خلاف مہمات جاری رکھی۔ اپنے آپ کو سلجوکیوں کے جانشین پیش کرتے ہوئے انہوں نے سوواس اور کرامان کے قائدوں کے خلاف جنگ کی اور اس جدوجہد میں کامیاب بھی رہے۔ سن 1387 میں مراد نے سلجوکی کے اولین صدر مقام کنیا پر حملہ کیا، کرامان کی عمرہ کو شکست فاش دی اور اناطولیہ کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا، لیکن اس دوران بلقان کا محاذ کافی گرم رہا۔ سن 1386 میں سربیوں نے کھلی بغاوت کر دی۔ بوسنیا اور بلغاریہ کے بادشاہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ سن 1387 میں سلطان مراد نے سب سے پہلے
बल्गारिया पर चढ़ाई की, बल्गारिया पर काबज हो गया और इसके बादशाह शीशमैन को जलावतन कर दिया। जून 1399 में मुराद का सामना सर्बिया की फौज से कूसो के मैदान में हुआ। एक छुरा जंग हुई, सर्बियों को शिकस्त हुई और तुर्कों के खिलाफ बल्कान में आखिरी मराका आराई का खात्मा हो गया। कोसोवो की जंग में मुराद खुद जख्मी हुआ और इन जख्मों से जानबर ना हो सका। मुराद का बेटा बाज यजीद इसका जानशीन बना, जिसे तुर्की में यल्दराम के नाम से याद किया जाता है। सन 1399 में अपने इंतकाल तक मुराद ने अनातोलिया और जुनूब मशरिक इलाकों में मुश्तमिल अजीम अल शान सुल्तनत की बुनियाद डाल दी थी। इस अजीम सुल्तनत में सिर्फ कुस्तुनतुनिया एक जजीरा के तौर पर बरकरार रहा, इसलिए कि बाज़ंतीनी बादशाहों ने तुर्कों की फरमा रवाई तस्लीम कर ली थी। सियासी मरकजियत की अब्तदा हो चुकी थी, जो कि आने वाले दौर में पूरे मशरिक वस्ता, शुमाली अफ्रीका और जनूबी मशरिक यूरोप का अपने घेरे में लेने वाला था। गाजियों के जोश और जज्बा और वलवला ने फतह याबी के झंडे गाड़े हुए थे। जिस सुल्तनत की बुनियाद रखी थी वो सदियों पर मुहीत रही। 17वीं सदी ईस्वी तक दुनिया में सबसे बड़ी फौजी ताकत की हैसियत से इसका दबदबा बरकरार रहा। एक साल एक इस्लामी सुल्तनत होने के नाते मजहबी रवादारी, मुख्तलिफ मज़ाहब, वतन, नस्ल के लोगों की पहलू बर पहलू पुरअमन जिंदगी की मौका अता करना इस हुकूमत का अव्वलीन असूल रहा। इसने शुमाली अफ्रीका, वस्त एशिया और जुनूब मशरकी यूरोप के अवाम को पूरे 600 साल तक सियासी इस्तेकाम बख्शा। दुनिया की लिखी गई तमाम तारीख में सबसे तवील और पुरअमन दौर रहा है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए कल आपके सामने फिर इंशाअल्लाह ताला 34वीं किस्त तारीख इस्लाम की लेकर हाजिर होंगे। तो कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह।